नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। मुद्दा देख रहे हैं आप। महाराष्ट्र में एनडीए का कुनबा और बड़ा हो गया है। राज ठाकरे ने एनडीए को बिना शर्त समर्थन देने का भी ऐलान कर दिया है। मंगलवार को शिवाजी पार्क में आयोजित पार्टी की रैली में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सुप्रीमो राज ठाकरे ने ये कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी की वजह से भारतीय जनता पार्टी और उसकी गठबंधन को खुला समर्थन दे रहे हैं। उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन उन्होंने कार्यकर्ताओं से ये जरूर कहा कि वो सभी आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारी को शुरू कर दें। अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि आखिर लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए को बिना शर्त समर्थन देने के पीछे राज ठाकरे की क्या राजनीति हो सकती है। लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे ने किसी भी सीट की मांग नहीं की है, तो फिर राज ठाकरे एनडीए को क्यों समर्थन दे रहे हैं? इसी पर बातचीत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पेश है एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अब एनडीए के साथ आ गई है। राज ठाकरे ने एनडीए को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान किया है। खुद पार्टी प्रमुख राज ठाकरे ने मंगलवार को इसका ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी को देश प्रधानमंत्री बनना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव देश का भविष्य तय करेगा। राज ठाकरे ने कहा कि वे लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और उन्होंने बिना शर्त भाजपा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना और राकांपा के अजीत पवार गुट के गठबंधन महायुति को समर्थन करने का फैसला किया है। राज ठाकरे ने कहा कि मेरी कोई अपेक्षा नहीं है। जब देश में एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता होगी तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बिना शर्त भाजपा, शिवसेना और एनसीपी का समर्थन करेगी और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया है। उधर राज ठाकरे का एनडीए को बिना शर्त समर्थन देने पर उद्धव गुट ने निशाना साधा है। उद्धव गुट वाली शिवसेना ने कहा कि मनसे के पास न तो नेता हैं, न मतदाता हैं, न ही कार्यकर्ता हैं। राज ठाकरे बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। यही राज ठाकरे थे जिसने ये ऐलान किया था कि मोदी और शाह को, मोदी जी और अमित शाह जी को महाराष्ट्र में पांव रखने नहीं दूंगा। जनता को आह्वान किया था उनको पांव मत रखने देना। यहाँ ये महाराष्ट्र के दुश्मन है। अब ऐसे अचानक क्या चमत्कार साक्षात्कार हो गया, वो आप उनसे ही जाकर पूछना चाहिए। भाई, आप अचानक पलटी मारकर ये महाराष्ट्र के दुश्मनों को सपोर्ट कर रहे हो, तो आप जनता को क्या बताओगे? कारण क्या है उसके पीछे? कौन सी फाइल खोली है? एक ओर राज ठाकरे एनडीए को समर्थन दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने राज ठाकरे को बड़ा झटका दिया है। बीजेपी ने उनकी ही पार्टी के कुछ नेताओं को तोड़ लिया है। रविवार शाम मुंबई में मुंबई अध्यक्ष विधायक आशीष सेलार और विधान परिषद समूह के नेता विधायक प्रवीण दरेकर की मौजूदगी में मनसे के 650 पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में राज ठाकरे की राजनीति पर कई सवाल उठ रहे हैं। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस न तो लोकसभा चुनाव लड़ रही है और न ही एनडीए को समर्थन देने के लिए राज्यसभा या विधान परिषद में कोई सीट की मांग कर रही है। तो फिर आखिर क्यों राज ठाकरे एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं? आखिर राज ठाकरे चाहते क्या हैं? हालांकि राजनीति के जानकार बताते हैं कि राज ठाकरे ने ये दाव विधानसभा चुनाव के लिए खेला है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पिछले कई चुनावों से मनसे का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। सीट से लेकर वोट प्रतिशत सब घट रहा है। ऐसे में बीजेपी उसके लिए बड़ा सहारा बन सकती है। राज ठाकरे की निगाहें लोकसभा चुनाव नहीं बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव पर हैं। वे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव एनडीए गठबंधन में ही रहकर लड़ेंगे। ऐसे में उन्हें अधिक से अधिक सीटें लड़ने के लिए मिल सकती हैं। वहीं बीजेपी को भी फायदा मिलेगा तो एनडीए के साथ आने से एमएनएस को भी फायदा मिलेगा। हालांकि बीजेपी के पास विधानसभा चुनावों में सीट शेयरिंग को लेकर चुनौती जरूर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।
तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दें, इस तरह की बात कहकर राज ठाकरे ने ये साफ कर दिया कि विधानसभा के लिए तो वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन लोकसभा में किसी भी तरह की दिलचस्पी फिलहाल उन्हें दिखाई नहीं दे रही है। और अब सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले अगर एनडीए को बिना शर्त समर्थन देने की बात कही गई है तो राज ठाकरे की इसके पीछे क्या कुछ राजनीति हो सकती है। आखिर राज ठाकरे चाहते क्या हैं? लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे ने किसी भी सीट की मांग नहीं की है, फिर राज ठाकरे एनडीए को खुला समर्थन बिना किसी शर्त के क्यों देना चाहते हैं? ये कई सवाल हैं जो अब उठ रहे हैं और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर विजय खेरा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है विजय खेरा जी आपका। संजय द्विवेदी, प्रवक्ता शिवसेना यूटीबी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है संजय जी कार्यक्रम में। और योगेश खेरा, प्रवक्ता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे से हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे, जिसके बाद उनसे मैं आगे चर्चा करूंगी। लेकिन सबसे पहला सवाल इस बात को लेकर है कि शिवसेना यूटीबी संजय जी से कि संजय जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि दाल में कुछ काला है? पहले राज ठाकरे ये कहा करते थे कि मैं अमित शाह हूं या फिर नरेंद्र मोदी हूं, किसी को भी पांव नहीं रखने दूंगा महाराष्ट्र में, लेकिन अब आखिर कारण क्या रहा कि उन्होंने वहां समर्थन दे दिया है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है इसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से राज ठाकरे को एनडीए का सहारा लेना पड़ रहा है? भक्ता जी ऐसा कोई मसला नहीं है। राज ठाकरे किनारे पड़े हुए हैं, जनता ने उनको बाहर कर दिया। बड़ा सोच समझ के वो आए थे कि नहीं साहब हम आएंगे, पूरा जैसे शिवसेना में थे जो ताकत थी वो कब्जा कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माननीय उद्धव जी ठाकरे ने जो नेतृत्व दिया अपना, जो भरोसा दिया महाराष्ट्र की जनता को, उस भरोसे को माननीय राज ठाकरे जी तोड़ नहीं पाए। भाई ये भी अलग हुए थे इसी बात से कि साहब हम पूरी शिवसेना कब्जा कर लेंगे। जैसे एकनाथ शिंदे जो कचड़ा था भारतीय जनता पार्टी ने अपने यहाँ ले लिया, तो यही समझ के अलग हुए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो व्यक्ति 2019 में लोकसभा चुनाव में माननीय मोदी जी की और माननीय अमित शाह जी की किस तरह से बुराई कर रहा था लोकसभा चुनाव में, वो आदमी आज कह रहा था मैं एक तरफा समर्थन दे रहा हूँ। तो ये निश्चित जान लीजिए आप, भाजपा खुद बिखर रही है, भाजपा टूट रही है, भाजपा के पास नेता नहीं है, भाजपा खुद बटोर रही है। उसका सबसे बड़ा रीजन है, अगर हमने सरकार बना ली थी कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलके, जो भाजपा को विश्वास नहीं था, कि हम सरकार बना सकते हैं, और हमने सरकार बना ली। जब सरकार हमने बना ली तो 2.5 साल वाली सरकार चली, खोखे चलते रहे। जब खोखे इकट्ठे हो गए तब इन्होंने हमारे विधायकों को तोड़ना शुरू किया। अब वो किसी भी तरह तोड़ा हो तो सब आप लोग जानते हैं, तोड़ लिया। अब आज की डेट में एनडीए के लिए समस्या ये हो गई है, जो एनडीए शिवसेना को 22 सीटें देती थी, 24 सीटें देती थी, आज 10 सीटों में गुजारा करवा रही है। क्योंकि जानते हैं एकनाथ शिंदे जो है उस तरह का उनका कोई ना नेतृत्व है, ना उनकी कोई जो महाराष्ट्र जनता उसमें भावनाएं हैं, ना कोई वोट बैंक है। वही माननीय राज ठाकरे जी के साथ में है। अब ये देखना चाह रहे थे, इन्होंने हनुमान चालीसा पढ़वाई थी, आज लाउड स्पीकर लग गए, आज लाउड स्पीकर हट गया क्या? मैं माननीय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ मनसे के जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, जब माननीय उद्धव जी ठाकरे सरकार मुख्यमंत्री थे, सरकार चल रही थी, तो कितने जोर शोर से होता था सब मस्जिदों से हनुमान चालीसा पढ़ के हम लाउड स्पीकर हटवा देंगे। कुछ तो कारण रहा होगा जो आपका साथ छोड़ना पड़ा संजय जी, ये भी तो देखने वाली बात है। कुछ तो कारण रहा होगा जो शिवसेना उद्धव ठाकरे को छोड़कर जाना पड़ा और एनडीए का साथ थामना पड़ा। ठीक है, हमारे साथ उद्धव मैं एक 10 मिनट में पूरी सुन लीजिए जी। उद्धव जी ये समझ नहीं निकले थे, माननीय बाला साहब ठाकरे जिंदा थे तब राज ठाकरे संगठन से बाहर हो गए थे, तो उसमें उद्धव जी की कोई गलती नहीं। उनको जो संगठन मिला शिवसेना उन्होंने चलाया, नेतृत्व दिया और अपने जो एकांकित होके जो उनकी जो शैली है कार्य करने की, उससे संगठन आज देखिए पहुंचा दिया उन्होंने, कहां से कहां। ठीक है योगेश खेरे जी, अब इस बात को लेकर सवाल उठ रहा है कि आखिर
क्या कारण रहा, क्या दिक्कत रही कि आपको एनडीए का सहारा लेना पड़ा, वो भी बिना किसी शर्त को रखते हुए? खुला समर्थन दिया जा रहा है। आखिर राज ठाकरे चाह क्या रहे हैं? किस रणनीति के तहत वो महाराष्ट्र में आगे बढ़ना चाहते हैं? ना तो उन्होंने किसी तरह की कोई सीट की मांग की है, ना वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, ना किसी भी तरीके की शर्त रखते हुए उन्होंने आगे आने की कोशिश की। तो कारण क्या रहा, ये जानने के लिए सब बेताब हुए बैठे हैं कि आखिर राज ठाकरे के मन में चल क्या रहा है। एक बात जो आपने अभी कही कि बिना शर्त, कोई शर्त नहीं रखते हुए जो सपोर्ट किया है, वो बात सबसे पहले बहुत जरूरी है। आप बताइए, अगर हम ले सकते थे तो सीट ले सकते थे, 2 सीट ले सकते थे, हम एमएलसी ले सकते थे, हम राज्यसभा ले सकते थे, लेकिन हमने वो कोई भी बार्गेनिंग नहीं की। राज ठाकरे साहब में वो कोई बार्गेनिंग नहीं की और खुला सपोर्ट, बिनशर्त सपोर्ट इंडिया गवर्नमेंट को मोदी जी के लिए दिया है। तो ये जो सपोर्ट है, ये देश की आगे की जो विकास है उसके लिए दिया है। जो महाराष्ट्र के युवाओं का जो प्रश्न है, जो कामगारों के प्रश्न है, जो फार्मर्स के प्रश्न है, उनके लिए ये सपोर्ट दिया है, हिंदुत्व के लिए ये सपोर्ट दिया है। तो ये बात तो हम कुछ भी मांग सकते थे, तो कुछ भी मांगा नहीं है। वो तो ये त्याग की भावना है ना, ये वो कह रहे हैं आपके पास कुछ है ही नहीं, न नेता है, न मतदाता है, न आपके कार्यकर्ता हैं, इसलिए किसी न किसी का तो सहारा आपको लेना पड़ेगा, इसलिए आपने एनडीए का सहारा ले लिया। ये किधर प्रूव हुआ है अभी कि हमारे पास मतदाता है क्या नहीं, हमारे पास नेता है क्या? शिवसेना यूबीटी कह रही है इस बात को कि उनके पास ना तो कार्यकर्ता बचे हैं, न नेता बचे हैं, और साफ तौर पर ये देखा भी जा रहा है कि आप ही के नेताओं को, पदाधिकारियों को तोड़ते हुए 650 पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। वो यूबीटी के जो बोल रहे हैं ना, हाँ। उन्होंने वो कल की सभा खुली आंख से देखनी चाहिए। हाँ। कि वो मंच के पास कार्यकर्ता है कि नहीं। हाँ। जब लाखों की सभा होती है तो वो कार्यकर्ताओं के बगैर तो नहीं होती ना। वो अभी कुछ दिन पहले 10 पार्टियों ने एक साथ मिलकर उधर ही शिव तीर्थ पे सभा ली थी, और कल की सभा आप कंपेयर करके देखिए कि किसके पास कार्यकर्ता और किसके पास महाराष्ट्र सैनिक है और किसके पास नहीं है। वो तो खुले आंख से पहले वो कल की सभा देख ले, उनको पता चल जाएगा महाराष्ट्र नवनिर्माण के पास कार्यकर्ता भी है, वोटर भी है, और सिर्फ ये जो सपोर्ट है ये। इसी बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं सर, सुन लेते हैं संजय जी क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। जी कहिए सर। सर अभी हमारे देश जी ने बड़ी अच्छी बात की, बिना सब समर्थन दे रहा है और विकास के लिए दे रहा है समर्थन। तो त्याग की भावना दिखाते हुए दे रहे हैं। उन्होंने ऐसा भी कहा कि त्याग की भावना दिखाते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। त्याग की भावना दे रहे हैं। 4 प्रोजेक्ट माननीय मोदी ने गुजरात देती है, माने 4 प्रोजेक्ट जो है महाराष्ट्र लगने वाले थे, वो मोदी जी ने, अमित शाह जी ने गुजरात दे दी है। तब इनकी भावनाएं कहाँ थी? तब क्या कर रहे थे ये? और जो उत्तर भारतीयों भगाने का काम करते हैं, अगर बीजेपी इनको समर्थन इनसे ले रही है तो बीजेपी का नुकसान होगा, हमारा नुकसान नहीं होगा। उत्तर भारतीयों भगाने के लिए इनकी कमर कसे रहते हैं। बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश के लोग हो, चाहे मध्य प्रदेश के लोग जो आए हुए लोग हैं, उनको भगाने का, उत्तर भारतीयों भगाने का काम निरंतर इनका चल रहा है। तो अगर भाजपा बिना समर्थन का ले रही है तो अच्छी बात है, लेकिन 4 प्रोजेक्ट जो वापस चले गए उस पर राज ठाकरे जी क्यों नहीं बोले? तो हनुमान चालीसा अगर कर रहे हैं तो हनुमान चालीसा क्यों नहीं कर रहे हैं? परेशानी है इससे, ये बताइए संजय जी, क्या एनडीए का दामन थाम लेने से आपको परेशानी है, आपको दिक्कत है? मुझे कोई परेशानी तरीके की मुझे परेशानी नहीं। हम तो ये बात कह रहे हैं वक्ता जी कि इनको जो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे मस्जिदों में लाउड स्पीकर हटाने के लिए, वो अब क्यों नहीं पढ़ रहे? और जब 4 प्रोजेक्ट वापस चले गए उस समय क्यों नहीं बोले? जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं अभी आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब हनुमान चालीसा का वो आंदोलन हुआ था और जिन महाराष्ट्र सैनिकों पर हजारों केसेस दाखिल किए गए, तब महाराष्ट्र के सीएम कौन थे? उद्धव ठाकरे जी थे ना। तो खुद को अगर हिंदुत्ववादी बता रहे हैं, तो जब हनुमान चालीसा का विषय आया था तो वो सीएम रहते वक्त उन्होंने महाराष्ट्र सैनिकों पर उस टाइम केस दाखिल क्यों किए थे? तो उस टाइम में आपको पता नहीं चला कि हिंदुत्व के लिए हो रहा है?
और अभी सड़क पे नहीं बनी जाती है भाजपा ठीक है मैं वापस लौटूंगी। हमने सड़क पे नहीं बनी जाती है हनुमान चालीसा सड़क पे नहीं बनी जाती है, वो मंदिर में बनी जाती है। ठीक है विजय खेरा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय खेरा जी, संजय जी ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं, हनुमान चालीसा सड़क पे नहीं पढ़ी जाती है। ठीक है सर, सुनिए सर, ऐसे नहीं, मंदिरों में पढ़ी जाती है। हम उनको हमारे भगवान है, ठीक है, भगवान को सड़कों में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है विजय खेरा जी का रुख कर रही हूँ मैं वापस लौटूंगी। संजय जी मैं आपके पास वापस लौटूंगी। विजय खेरा जी, एनडीए के कुनबे में राज ठाकरे के आने से ये कहा जा रहा है कि आपको बड़े फायदे होंगे। वैसे तो एनडीए का कुनबा लगातार महाराष्ट्र में बढ़ा ही दिया है। अजीत पवार, गोट एकनाथ शिंदे जी और तमाम बड़े बड़े नेता आपके पाले में आ चुके हैं, लेकिन अब राज ठाकरे के आने से आपको कई तरीके के फायदे हो रहे हैं। एक तो मराठा वोटर्स को लुभाया जा सकता है। राज ठाकरे की जो छवि है, अगर एक तरह से देखा जाए तो लोग उनमें बाला साहेब ठाकरे की छवि को भी देखते हैं। और 2019 के चुनाव आपको याद होंगे, उद्धव के अलग हो जाने के बाद उन्हें बाल ठाकरे के नाम पर सहानुभूति भी रही थी, तो इसे भी रोकने का काम किया जाएगा। 18 सीटें मांग रहे हैं लोकसभा चुनाव में, मनसे प्रमुख के एनडीए ने यह भी कहा, तो एक दायरा भी सीमित किया जा सकता है। कई ऐसी चीजें रही हैं जिसके को लेकर भाजपा अब अपना फायदा देख रही है और ऐसा लग रहा है कि मनसे के साथ आने से आपको कई तरह से फायदा नजर आ रहा है, जैसा कि मैंने अभी आपको गिनाया। एक बात निश्चित है, नेतृत्व और राजनीति ये थोपी नहीं जा सकती किसी के ऊपर। थोपी गई थी राजनीति और नेतृत्व दोनों उद्धव ठाकरे को, तो उनका क्या हाल होगा, क्या हासिल हो गया। आज जबरदस्ती बन जरूर गए थे मुख्यमंत्री, लेकिन चला नहीं पाए। राहुल गांधी जी के ऊपर जबरदस्ती थोपी गई, नेतृत्वहीनता उनमें है, पर राजनीति उनको मिल गई विरासत में, तो नेतृत्व करने की कोशिश की, फेल हो गए बिल्कुल। नेतृत्व होना आवश्यक है, नेतृत्व की क्षमता राज ठाकरे में है। वोट मिले नहीं मिले बाद में मिल जाते हैं। राजनीति में मतलब हार जीत के तो बहुत सारे कारण होते हैं, कई बार व्यक्तिगत कारण होते हैं, सामाजिक कारण होते हैं। अब जिस तरह से आज कोई भी कारण मोदी जी के आगे नहीं चल रहा, आप कोई कारण पैदा करिए, कोई परिस्थितियां पैदा करिए, लेकिन विकास की जो आंधी है, जो गरीबों को जो उनके अधिकार मिल रहे हैं इस समय, उनकी परवाह की जा रही है। विश्व भारत का डंका बज रहा है, आर्थिक व्यवस्थाएं सुधर गई हैं, गरीब 16-18 करोड़ ऊपर 1600 करोड़ गरीब ऊपर गरीबी रेखा से ऊपर निकल गए हैं लोग। ये हमने विश्व बैंक कह रहा है, ये हमने यूनाइटेड नेशंस कह रहा है कि मोदी जी से सीखना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस राष्ट्र विजय खेरा जी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी के बल पर ही आगे बढ़ेंगे, किसी की कोई जरूरत नहीं, फिर मनसे को लेने की क्या जरूरत थी जब मोदी जी के भरोसे ही सब कुछ चलना है। परसों ही राष्ट्र संघ के अध्यक्ष ने ये बोला है कि गरीबी कैसे मिटाई जाए, ये नरेंद्र मोदी जी से दुनिया को सीखना चाहिए। खेरा जी, जो मैंने सवाल किया उसका जवाब दीजिए। मैडम जरा समझिए, यूनाइटेड नेशंस का ठीक है सर, समझ गई, लेकिन अभी मुद्दे पर रहिए। रहा अब आपकी दूसरी बात का जवाब दे रहा हूँ, मेरा सेंटेंस अधूरा रह गया था उस समय। रहा इस बात का कि हमको जरूरत है, हमको तो जरूरत एक वोट की है। सवाल ये नहीं है हमें 1 लाख वोट से जीतना, 5 लाख वोट से जीतना चाहते हैं। पिछली बार जैसे गडकरी जी 2.5-3 लाख वोट से जीते, इस बार 5 लाख वोट से अधिक से जीतना चाहते हैं। अकेले उनकी बात नहीं कह रहा हूँ मैं, पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जहाँ भी खड़े, हम तो चाहते हैं जनता का समर्थन अधिक से अधिक मिले। रहा राज ठाकरे, ये निश्चित है कि राज ठाकरे उस समय, जैसे अभी आपने कहा कि वो बाल ठाकरे जी की प्रतिमूर्ति उन्हीं में दिखाई दे रही थी, उद्धव जी में नहीं दिखाई दे रही थी। उद्धव जी तो यहाँ दोनों बना के एक तरफ आप उन्हें अपने साथ लेकर भी आ रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हें महाराष्ट्र में आप झटका भी दे रहे हैं। 650 से अधिक पदाधिकारी आपके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, कह रहे हैं कि उन्हें तोड़ लिया गया। उधर शिवसेना उद्धव ठाकरे ये कह रही है कि कोई न कोई फाइल तो आपने राज ठाकरे की जरूर खोल रखी है, कोई नब्ज ऐसी पकड़ रखी है जिसकी वजह से आपको वो बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं। अरे आप हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को संजय राउत कहता है जेल में भेज दो। महिला सांसद हनुमान चालीसा पढ़ रही है उसको जेल में भेजते हैं, जेल में डाल देते हैं, जमानत नहीं होने दे रहे थे 2 दिन तक। शर्म आपको आनी चाहिए कि हरकतें क्यों की आपने, जिन हरकतें आपने की उनका आपको मिल गया मजा। जो भी राष्ट्रभक्त था वो छोड़ के चला गया उद्धव ठाकरे को। जो बाल ठाकरे ने जो नींव डाली थी, जो नियम बनाए थे, वो सारे के सारे तोड़ डाले कुर्सी के लालच में। तो जो लोग थे, जो मराठी लोग, इस तरह के लोग हैं जो राष्ट्रभक्ति के में विश्वास करते हैं, महाराष्ट्र के विकास में विश्वास करते हैं, वो सब छोड़ गए आपको एक एक करके और जीत रहे हैं। आपका चुनाव चिन्ह चला गया है,
खेल खत्म हो गया। उद्धव संजय जी ठाकरे कुछ कहना चाह रहे हैं? जी संजय जी कहिए। देखिए, हमारा चुनाव चिन्ह चला जाए, हमारा कुछ भी चला जाए, चुनाव चिन्ह छीना कितना? अकेले खड़े आएंगे आप, तानाशाह ने चुनाव चिन्ह छीना, तानाशाह ने चुनाव चिन्ह छीना। ये हिटलरशाही तानाशाही ज्यादा दिन नहीं रह पाती है। 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि संगठन का नाम क्या दिया गया, चुनाव चिन्ह दिया गया। अरे आपको डूब बनना चाहिए, चुल्लू में पानी में डूब बनना चाहिए। जो घटिया राजनीति आप कर रहे हैं, इस देश में जो घटिया राजनीति कर रहे हैं, इस तरह शिवसेना तोड़ के आप सरकार बना दी आपने। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। हाँ, एनसीपी समर्थन हरकतों से कांग्रेस समर्थन वापस नहीं। अरे आपको चुल्लू में बनना चाहिए, चुल्लू में पानी में डूब बनना चाहिए। ठीक है। योगेश खेरे जी भी हमारे साथ हैं। सर रुकिए, सर ऐसे नहीं संजय जी, ये तरीका नहीं है बात को रखने का आपका। संजय जी तरीका नहीं है बात को रखने का, आराम से रखिए बात, सुन रहे हैं आप भी आराम से बोलिए और विजय खेरा जी आप भी आराम से बोलिए। योगेश खेरे जी ठीक है सर। योगेश खेरे जी, अब इस बात को कहा जा रहा है कि आपने अगर एनडीए के साथ हाथ मिलाया है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रेशर रहा है आपके ऊपर, कोई ना कोई तो कारण ऐसा रहा है जिसकी वजह से आपने एनडीए के साथ हाथ मिलाया है। दूसरी तरफ इस बात को लेकर भी कहा जा रहा है कि राज ठाकरे ने ये दांव आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए खेला है, क्योंकि मनसे का जो ग्राफ है वो लगातार नीचे जाता जा रहा है, प्रतिशत जो वोटों का है वो भी घटता जा रहा है। इसलिए आपको भारतीय जनता पार्टी एक तरह से संजीवनी की तरह काम करती नजर आ रही थी और इसीलिए आपने एनडीए का दामन थाम लिया। क्या सच है, आप खुद बताइए। मैंने पहले भी कहा कि ये जो सपोर्ट है जिन बातों के लिए दिया है वो क्लियर कट दिया है, विकास के मुद्दे पे दिया है, हिंदुत्व के मुद्दे पे दिया है, रोजगार के लिए दिया है, तो ये बात तो क्लियर है। लेकिन जिन लोगों को ये बात सहन नहीं हो रही है कि अरे इन्होंने बिनशर्त कैसे दिया, तो वो कुछ तो निकालेंगे। और अब वो बार बार जो कुछ भी हुआ राज ठाकरे साहब का, तो ये निकालते हैं कि इनका कोई फाइल निकलने वाली है क्या या निकल चुकी है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब अगस्त 2019 में जब राज ठाकरे साहब को ईडी की नोटिस आई थी, तो मैं आपको बता दूं अगस्त 2019 में ही उन्होंने उसके जवाब दे दिए थे। और अक्टूबर 2019 में महाराष्ट्र में असेंबली के चुनाव हुए थे, तो आज भी राज ठाकरे साहब के आप रैलियों के भाषण निकालिए, उस ईडी के नोटिस के बाद उन्होंने जो रैली की विधानसभा में, उस रैलियों में उन्होंने उसी जोर से प्रचार किया था, उसी जोर से अपनी बात रखी थी। अगर वो ईडी के नोटिस से घबरा जाते तो उस वक्त उन्होंने जो भाषण दिए थे वो ये सब लोग भूल गए क्या? वो भाषण निकाल के देख लीजिए उन्होंने किस जोर से प्रचार किया था। चलिए, तो वक्त बताएगा कि इसके पीछे क्या कुछ कारण रहा। विकास के मुद्दे पर, हिंदुत्व के मुद्दे पर आप आगे बढ़े, या फिर विपक्ष जिस बात को लगातार कह रहा है कि कहीं ना कहीं कोई कारण तो रहा, किसी वजह से आप पर दबाव बना और इसलिए आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, ये आगे आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।